बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम कपूर की खुशबू कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सियाहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इम्तिहानात से फारग होने के बाद वालिदैन से इजाजत लेकर मैं खाला के पास चला गया। मेरे आने से खाला बहुत खुश थी। एक दिन मैं सुबह उठा, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने की गरज से सेहन में आया तो देखा कि एक औरत खाला के पास बैठी बातों में मसरूफ थी। मैंने करीब जाकर सलाम किया और बैठ गया। खाला ने बहुत खुश होते हुए मेरा तारुफ करवाया। उन्होंने जहाँ दूसरी बातें बताई वहाँ ये भी बता दिया कि मैं एक अच्छा कहानी नवीस हूँ और लोगों पर गुजरे हुए वाकयात मुख्तलिफ मैगजीन में बेचता हूँ। खाला की बात सुनकर वो औरत यूं चौंकी जैसे इसे कोई खास बात याद आ गई हो। बेटा, क्या वाकई तुम जिन्नों भूतों वाली कहानियाँ लिखते हो? हाँ खाला, ये मेरा शौक है, मैंने जवाब दिया। अच्छा तो बेटा, फिर आज मैं अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मेरे तीनों बच्चे बहुत छोटे थे और मेरा शौहर जिंदा था। बहुत अरसे से हमारी ख्वाहिश थी कि किसी अच्छे से इलाके में हमारा अपना जाती मकान हो जहाँ हम और हमारे बच्चे खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार सके। मैं और मेरे शौहर ने एक एक पाई जोड़कर अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर तकरीबन 1 लाख रुपए जमा किए थे। इस दौरान मुझे मुलाजमत भी करनी पड़ी थी। मेरे शौहर ने ओवर टाइम भी किए थे। कुछ रकम मेरे शौहर लुकमान ने अपने फंड से भी निकलवाई और यूं हमने मकान की तलाश शुरू कर दी। हमने एक ब्रोकर मिस्टर जुबैर से राब्ता किया जिन्होंने चंद दिनों में हमें बहुत से बंगले और मकानात दिखाए जिनकी कीमतें सुनकर हम एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते। पूरा एक हफ्ता हम मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहे। मिस्टर जुबैर भी उकता चुके थे। इनके चेहरे से थकन और नागवारी का साफ इजहार हो रहा था। फिर भी शरीफ इंसान थे। हमें कहने लगे, 1-2 मंजिला मकान और है, 200 मुरब्बा गज पर शहर के वस्त में बना हुआ है। कीमत भी ज्यादा नहीं है लेकिन इसकी तमीर पुराने तर्ज की है। अगरचे पुराने तर्ज के मकान आजकल के दौर में कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने हामी भर ली ताकि बाद में पछतावा ना हो। मिस्टर जुबैर फौरन ही हमें वो मकान दिखाने के लिए ले गए। एक खूबसूरत छोटे से बागीचे के दरमियान बना हुआ वो मकान पहली नजर में किसी पुरानी हवेली की तरह मालूम हो रहा था, लेकिन अंदर से इसके कुशादा सेहन खूबसूरत कमरे, राहदारियां और बाल खाते हुए जीने देखकर मैंने बेअख्तियार कह डाला, हम ये मकान खरीद लेंगे। लुकमान को भी ये मकान बहुत पसंद आया। हमारा ख्याल था कि इस मकान की कीमत तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए तो जरूर होगी, लेकिन ये सुनकर हमारे मुंह खुले के खुले रह गए जब मिस्टर जुबैर ने इसकी कीमत 85,000 रुपए बताई। एक लम्हे के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। लुकमान भी गुमसुम मिस्टर जुबैर को देख रहे थे। शायद वो मिस्टर जुबैर की बात का मजाक या फिर तंजिया समझ रहे थे, लेकिन पूरी तरह यकीन करने के बाद हम दोनों ने यक जुबान होकर हाँ कर दी। हमारे हाँ करने पर मिस्टर जुबैर बजाय खुश होने के कदरे परेशान हो गए। अलबन इन्हें इसका दुख था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा ही रियायती कीमत बता दी थी, मगर अब हो भी क्या सकता था। इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज कमान से निकले तीर की तरह थे। चनाचा इसी दिन हमने तमाम मामला तय कर लिए और मकान का कब्जा हासिल कर लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग कभी इतना आलीशान मकान खरीदेंगे। जब हम घर वापस आए तो मैंने लुकमान से पूछा, क्या आपने इस बात का अंदाजा लगाया कि जैसे ही हमने मकान खरीदने के फैसले का इजहार किया मिस्टर जुबैर का चेहरा कुछ उतर सा गया था। नहीं, खुशी की वजह से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हमारे फैसले के बाद हमसे आंखें चार नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नुसरत हमारी तरह दिन भर मकानात दिखा दिखा कर वो भी थक चुके होंगे और ये भी हो सकता है कि इतने कम मुआवजे पर सौदा करने का दुख हो रहा हो। ख्याल तो मेरा भी यही है, मैंने बात खत्म करते हुए कहा। और कुछ दिनों बाद अपने जाती मकान में हम मुंतकिल हुए। पूरा एक हफ्ता सफाई सुथराई और झाड़ पोंछ में सरफ हुआ। एक दिन मैं मकान के ऊपरी हिस्से में किसी काम में मसरूफ थी कि मेरे छोटे बेटे अमजद की आवाज सुनाई दी।
अम्मी अम्मी आप कहाँ चली गई? मुझे भूख लग रही है। लिहाजा मैं नीचे आने के लिए जीने की सीढ़ियां उतरने लगी। जीने के दरमियान में बने हुए कमरे से एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। मैं इस खुशबू से शानसा थी, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि इस खुशबू का क्या नाम है। रात का खाना तैयार करने के दौरान मुझे अचानक याद आ गया कि वो खुशबू गफूर की थी। ये खुशबू मुझे उस वक्त भी महसूस हुई थी जब हम मिस्टर जुबैर के साथ पहली बार मकान देखने आए थे। एक दिन खाने के बाद मैंने वो अखबारात उठाए जिसमें हम घर की चीजें लपेट कर लाए थे ताकि इन्हें जलाकर जाया कर दूं। लिहाजा मैं अखबारात लेकर मकान के पिछले हिस्से में चली गई। अभी मैंने माचिस जलाई ही थी कि हमारे बगीचे से मकान का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अपनी बिल्ली को आवाज देते हुए बगीचे में घुस आई। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो कहने लगी, ओ माफ कीजिएगा। मैं समझ रही थी कि इधर कोई नहीं होगा, लेकिन वो दरअसल मेरी बिल्ली यहाँ आ गई है। कोई बात नहीं, मैंने कहा, तुम शायद हमारी पड़ोसन हो। मेरा नाम नुसरत है, हमने ये मकान खरीद लिया है, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। लड़की ने जल्दी से बिल्ली पकड़ ली और अपनी गोद में लेकर मेरे पास आई। मेरा नाम सायरा है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे ये मकान पसंद आया आपको? इसने अजीब से लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे अपना ये मकान बेहद अच्छा लगा है, बड़ा सुकून है इस घर में, मैंने फखरिया अंदाज में कहा। आप सच कह रही हैं? इसने कुछ इस तरह से पूछा जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो। कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? इसने दोबारा सवाल किया। आज हमारा तीसरा हफ्ता है, मैंने सोचकर जवाब दिया। आपसे पहले जिन लोगों ने ये मकान लिया था वो 4 हफ्ते तक इसमें रहे थे, फिर वो इसको छोड़कर चले गए थे क्योंकि इन्हें अंदर बाहर लोगों के चलने फिरने की आवाजें आती थी। क्या मतलब? मैंने हैरान होते हुए पूछा। मतलब ये है कि ये मकान असेब ज़दा है, इसने स्पाट लहजे में कहा। अब तक आप भी नामालूम लोगों के चलने की आवाजें सुन चुकी होंगी और अपनी आंखों से आपने दरवाजों को खुद ब खुद खुलते बंद होते देखा होगा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा न सुना है, मैंने परेशान लहजे में जवाब दिया। अभी आप नई नई आई हैं इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक न एक दिन लाल कपड़ों वाली आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने पर मजबूर कर देगी। मैंने अपनी परेशानी को दबाते हुए आस्था से कहा। कुछ लोग वहमी होते हैं और हवा की सरसराहट का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। इनका डर इनके सामने गलत हेबले तराशता रहता है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कितना अच्छा घर है हमारा। मगर सारा के नजदीक हमारे मकान में जाना कोई हंसी मजाक नहीं था। इसकी आंखों में खौफ नुमाया नजर आ रहा था। वो घबरा कर कई कदम पीछे हट गई। अगर कोई शख्स मुझे 1 लाख रुपए दे दे तब भी मैं मकान के अंदर नहीं जाऊंगी। इस वक्त आप जो चाहे कह लें, लेकिन ज्यादा दिनों तक हकीकत पोशीदा नहीं रह सकेगी। कुछ ही दिनों में आप घर से चीखती चिल्लाती घर से भागेंगी और मेरे घर का दरवाजा बेतहाशा पीट पीट कर इल्तिजा करेंगी कि मैं आपको कुछ देर के लिए पनाह दे दूं। बरसों से यही चला आ रहा है। इंसान तो इंसान, आपके घर में तो जानवर भी जाते हुए डरते हैं। मेरी बिल्ली भी आज तक वहां नहीं गई और फिर वो मेरी बात सुने बगैर चली गई और मैं हैरानो परेशान इसे देखती रह गई। मैंने सोचा कि क्यों ना सारा की बातें लुकमान को सुनाऊं, मेरी तरह वो भी लुत्फ अंदोज होंगे। लेकिन फिर एकदम मुझे ख्याल आया कि बच्चों की मौजूदगी में असेब वगैरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक था, मैंने सारा की किसी बात को भी सच नहीं माना था क्योंकि मैं भूतों चुड़ैलों और असेबों पर यकीन नहीं रखती थी। कुछ ही दिनों बाद दूसरी बातों के साथ साथ मेरे सारे ख्यालात और सारी मुस्कुराहटें दम तोड़ गई और एक अनोखी किस्म की वहशत मेरे दिल में सरायत कर गई। उस रात हम लोग जल्दी ही सोने के लिए चले गए। लुकमान दफ्तर से आने के बाद किताबों की अलमारी सेट करने लगे और शाम तक लगे रहे, लिहाजा थकन की वजह से वो भी जल्दी ही सो गए। हम सब गहरी नींद सोए हुए थे। शायद रात का आखिरी पहर था कि अचानक मेरी आंख खुल गई और एक अनजाना सा खौफ मुझ पर तारी हो गया। मैंने लुकमान की तरफ देखा, वो गहरी नींद सो रहे थे। मैं अपना खौफ दूर करने के लिए उठकर लुकमान की तरफ जाना चाहती थी कि अचानक मेरे पैर जमीन पर इस तरह रुक गए जिस तरह नागहानी तौर पर सूख गए हों, क्योंकि मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे हमारे कमरे के बाहर किसी ने सर्द आह भरी हो। अभी
بھی میں اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ واضح طور پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر بہلایا کہ شاید کوئی بچہ جاگ اٹھا ہو۔ قدموں کی آوازیں بچوں میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر کبھی کبھی امجد بھی سوتے میں چلنے لگتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ سیڑھیاں بہت طویل اور بال کھاتی ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ امجد نیچے لڑک جائے۔ لہٰذا میں نے فوراً اپنے جسم پر پڑی ہوئی چادر اتار پھینکی اور دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی، اور تیزی سے باہر کی سمت دوڑ پڑی۔ حال میں کوئی بھی نہیں تھا، زینے پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ البتہ ایک نئی بات میں نے محسوس کی، چاروں طرف کافور کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ خوشبو کہاں سے اور کیوں آ رہی ہے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں امجد کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ سویا ہوا تھا۔ پھر میں اپنے دوسرے بیٹے نوید کے کمرے میں گئی، وہ بھی کمبل میں گھسا لپٹا تھا، اور سب سے چھوٹی بیٹی انم بھی بے خبر سو رہی تھی۔ اطمینان کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر تک میں بستر پر لیٹی سوچتی رہی کہ میں نے کس قسم کی آوازیں سنی تھی۔ سارا نے بھی تو یہی کہا تھا کہ مکان میں رونے اور چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن میں نے اعتبار نہیں کیا تھا، اور اب بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں دوبارہ سو گئی۔ اتوار کا دن کچھ اس طرح طلوع ہوا کہ ہر طرف گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ کیونکہ بچوں اور لقمان کی چھٹی تھی، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ سارا دن مصروفیت میں ہی گزر گیا۔ شام کو اذان سے پہلے میں نے گھر کی ساری بجلیاں جلا دی تھی۔ بچے ایک طرف بیٹھے پڑھ رہے تھے، جبکہ لقمان ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے اوپر کا حصہ تاریک معلوم ہوا۔ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے وہاں بجلی بھی جلا دوں۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ جس دن ہم مسٹر زبیر کے ساتھ یہ مکان دیکھنے آئے تھے، اس دن بھی گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اگر ان کے پاس ٹارچ نہ ہوتا تو ہم ہرگز۔ اچانک میں سر سے لے کر پاؤں تک لرز اٹھی۔ اس روز تو گھر میں بجلی ہی نہیں تھی۔ پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بجلی جلتے ہوئے چھوڑ کے ہوں۔ پھر وہ کون تھا جس نے سیڑھیوں کے درمیانی کمرے کی بجلی کل جلا رکھی تھی؟ انہی خیالات میں گم میں اوپر کی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔